मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 101वीं कड़ी है और हमारे बीच हमारे मेहमान के रूप में प्रतिभाशाली कथक नृत्यांगना सुश्री संजीनी कुलकर्णी पधारेंगी। वे वैसे आ चुकी हैं और उनके बारे में बताऊं उससे बेहतर ये कि मैं उनको जोड़ लेता हूं और हम लोग फिर बातचीत करना शुरू करते हैं। इस बीच आप सब जिस तरह से आते रहेंगे तो हम लोग जुड़ जाएंगे। वो समय पर हैं और हम भी, तो हम पहले उनसे जुड़ते हैं। नमस्ते नमस्कार। सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। इस पूरे कोरोना के वातावरण में एक कलाकार के लिए ये बहुत प्रतीक्षा परीक्षा की घड़ी होती है। वो कैसे कैसे इन सब पूरे पूरे वातावरण में अपने को अनुकूल बना के रखे और अपने जीवन और अपनी कला दोनों में संतुलन बनाते हुए उसको परवान चढ़ाए। जी। तो बिल्कुल। है ना? मैं आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आपकी आवाज मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है, तो मैं एक बार रीजॉइन करती हूँ और स्पीकर कनेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको तसल्ली से सुन सकूँ। हाँ, वैसे अगर ईयरफोन लगा लेंगे तो आसान हो जाएगा, पर एक बार रिज्वाइन कर लो। हमने कहा भी था कि 7:05 पर आ जाना। जी, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ज्वाइन करती हूँ स्पीकर सेटअप करके। एक हाँ, हम लोग, हाँ, डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन हो। हाँ, आप आ जाओ दोबारा। तब तक जो लोग आएंगे मैं उनका स्वागत करता हूँ। जी। अनीता जी आपका नमस्कार। अंकिता मिश्रा जी, प्रमोद भाई, विप्लव, इशिका चतुर्वेदी, सुंदरलाल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रदीप प्रदीप ब्रो, इसको सुधारो थोड़ा सा, पी भी लगा लो, प्रदीप कर लो, फिर ब्रो कर लो। इससे क्या दिक्कत है एक अक्षर में? ऐसे इतना सरल सा नाम रखना चाहिए कि कोई आदमी समझ जाए कि क्या है ना? सुंदरलाल जी को नमस्कार करता हूँ। संजीनी कुलकर्णी हमारी आज की मेहमान है और अभी दोबारा ज्वाइन होंगी। वो समय पर आ गई थी, हालांकि उनको 7:05 तक आने की सुविधा हमने दे रखी थी, लेकिन वो दोबारा आएंगे। उनको शायद वॉइस सुनने में दिक्कत आ रही है। और दूसरा ये था कि उनके बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि बहुत विख्यात, प्रतिभाशाली, एनर्जेटिक कथक नृत्यांगना है और हमारे देश के महान कथक कलाकार एवं गुरु मूर्धन्य आचार्य पंडित बिरजू महाराज उनके नाना है। उन्हीं की देखरेख, मार्गदर्शन और सानिध्य में उनका संस्कार पनपा है और आज वे न केवल देश बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपने नृत्य प्रदर्शन से अपना नाम रोशन कर रही हैं और उसके साथ साथ अपने घराने और गुरु और मार्गदर्शन सभी को प्रकाशमान करने का काम कर रही हैं। क्योंकि ऐसे कलाकार के ऊपर एक बड़ी जवाबदारी होती है जब वो इतने बड़े घराने से संबद्ध हो। निश्चित रूप से उनके नाना बिरजू महाराज जी एक बड़े आचार्य हैं नृत्य के। वैशाली जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आज आप हैं, कल आप हमारी मेहमान होंगी। आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी तरह कल हम आपसे बातचीत कर रहे होंगे। रितेश आपका स्वागत है। दीपेश वर्मा जी आपका स्वागत है। तो किसी बड़ा सरपरस्त अगर हमारे ऊपर हो तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे उनके नाम का ध्यान रखते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, अपनी पहचान को और अपनी जो जिस भी कला में हम हैं उस कला की शुद्धता और उसकी महत्ता को बनाए रख सकें। शुभ तिवारी जी, हर्षा जी, प्रीता जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। संजीनी आ चुकी है दोबारा, मैं उनको जोड़ता हूँ। मंजरी तिवारी जी आपका भी स्वागत है। प्रणाम। हेलो। अब मैं आपको अच्छे से सुन सकती हूँ।
है ना। हाँ, वो ईयरफोन या स्पीकर से फिर ठीक हो जाता है, ब्लूटूथ से। तो हम वही बात कर रहे थे कि इस पूरे वातावरण में एक कलाकार और एक अपना अपनी जो हम स्वयं है, मनुष्य हैं, कलाकार से अलग हटकर दो तरह से हमको अपने आप को देखना होता है। तो ये 3-4 महीने निश्चित रूप से घर में बंद रह करके, लेकिन दूसरी तरफ तुरंत ही जैसे ही हमको एक वातावरण से मिला, वैसे ही तमाम रास्ते खुल गए कलाकार को अपने अपने आप को अभिव्यक्त करने के, जिसमें से एक ये भी है जिसके माध्यम से आपसे हम बात कर पा रहे हैं। तो ये 3-4 महीने आपने कैसे बिताए, ये हमको थोड़ी सी जिज्ञासा रहेगी जानने। मैं आपको बताऊं, शुरुआत में तो मुझे लगा था कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसी हाँ। आदत थी ट्रैवल करने की, और हर महीने कम से कम 3 से 4 शहर जाना, बाहर विदेशों में हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में कोई ना कोई छोटा मोटा ट्रिप से गुरु के आशीर्वाद से घूमना होता था। तो जब मुझे हाँ। बोला गया कि 21 दिन घर पे बैठना है और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, तो मेरी तो जान ही सूख गई थी कि अब ये कैसे बीतेंगे दिन। तो मेरे हम्म। ख्याल से पहला सप्ताह तो मैंने बहुत उसको फाइट किया कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और कैसे बीतेंगे ये दिन। और दूसरे हफ्ते से मैं उसके अंदर ढलने लगी, और अब धीरे धीरे लगता है कि हाँ, ये भी जीवन बुरा नहीं है। मुझे काफी आनंद आने लगा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका मौका पहले नहीं मिल पाता था, जो अब मेरे को बड़े आराम से मैं वो समय निकाल पाती हूँ। और मम्मा मेरी मम्मा के साथ मैं किचन में खाना बनाने में काफी समय बिता लेती हूँ, तो पुराने गाने सुनते सुनते हम लोग खाना वाना बनाते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जो वैसे नहीं मिल पाता जीवन के भागदौड़ में। और अगर मैं कलाकार के रूप में कहूँ, तो एक बड़ी ही खूबसूरत चीज है मिश्रा जी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि इससे पहले तक जी। जब हम लोग रियाज करते थे तो थोड़ा सा समयबद्ध रियाज होता था कि भाई 2 घंटे का टाइम है, उसके बाद मुझे 10:30 बजे निकलना है, मीटिंग है और रिहर्सल है और ये है। अब खुला रियाज है कि 2 का 3, 4, 5 कितने बजे भी शुरू हो, कितने बजे भी खत्म हो, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज को साधने की। एक ही हाँ। तिहाई पे अगर मुझे 2.5 घंटे भी लग जाए तो मुझे टेंशन नहीं होती कि ओहो, आज का दिन मेरा रियाज अच्छा नहीं पूरा हो पाया। तो वैसे मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अब रियाज का अलग मजा आने लगा है। यहाँ पर चूंकि आप दोहरी तिहरी विरासत से हो, तो बहुत सारे चित्रकार मित्र भी हमारे ऐसे आए हैं जो आपको जानते हैं। जी। वसंत भार्गव जी भोपाल से लिख रहे हैं, हेलो गोम्बी। मुझे नहीं पता इस बारे में। ये मेरे घर निश्चित रूप से ये बिलास जी के मित्र हैं। बसंत भैया ने मुझे बहुत बचपन से देखा है और बहुत ही कमाल के एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हैं। और इन्होंने मुझे छोटी उम्र से मम्मी पापा के साथ आर्ट कैंप्स और वर्कशॉप में जाते हुए देखा है। तो मेरा घर का नाम गॉम्बी है, और मेरे पापा की भाषा, मेरे पापा की तरफ कन्नड़ा बोली जाती है, तो उसमें हाँ। गॉम्बी का मतलब गुड़िया होता है, तो मुझे घर पे गॉम्बी बुलाते क्या बात है। पूरा हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व भी इसी तरह हम सबके लिए, तो तुम वैसे ही बिटिया ही हो। आपकी मम्मी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। जी और मैं बिल्कुल। मतलब मैं उस दोस्ती को अपने सौभाग्य की तरह लेता हूँ कि इतने बड़े घराने की बेटी से हमारी मित्रता है, तो मैं अरे, उनकी प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ। तो ये सब और आपको मानती है। वो बहुत उनके जैसा विराट हृदय होना मुश्किल है। बहुत बहुत अलग है वो। और सच में। ये मुझे आश्चर्य होता है कि इतने सारे आयामों में उनकी एक्टिविटी, और उसके बाद भी हमेशा खुश मिजाज बने रहना, ये एक बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ऐसी ये सब चीजें सीखना चाहिए जीवन में कि बिल्कुल। और मैं अच्छा, उनसे दिलचस्प ये है कि कभी भी उनकी अपनी जो सर्जना है, उनकी अपनी कला है, उसके आयामों में बहुत कम बात हो पाती। फिर भी वो कैंप में भी प्राय कम जाना पसंद करती है, लेकिन फिर भी जो भी काम कर रही होती है कम बताती है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनकी अपनी जो साधना है वो भी बहुत अमूर्त और बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि माँ ने ये एक बड़ा ही मुश्किल बैलेंस मेंटेन किया है कि इतने साल वो खुद स्कल्पचर और पेंटिंग, शिल्पकार और
उसके अंदर रही हैं इस विजुअल आर्ट के फील्ड में, पर उन्होंने अपने उन दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जो कि कथक नृत्य के क्षेत्र से आते हैं या परफॉर्मिंग हाँ आर्ट म्यूजिशियंस हैं, और उनके साथ उनकी ऐसी ही दोस्ती आज भी है जैसे कि तब थी जब वो नाना के घर रहती थी शादी से पहले। तो हाँ। वो मुझे अक्सर ऐसे बताते हैं कि हम तो उसको तब से जानते हैं जब वो इतनी छोटी सी थी, और बड़े किस्से कहानियां सुनाते हैं। तो मुझे ये सच में लगता है कि माँ ने बड़ा ही कमाल का बैलेंस मेंटेन किया कि जितने दोस्त उनके विजुअल आर्ट्स में हैं उतने ही उनके परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी हैं, और जितनी अच्छी वो स्कल्पचर हैं उतनी ही अच्छी वो पेंटर भी हैं। और मेरे पीछे जो भी पेंटिंग लगी हुई है ये ममा की ही है। उन्हीं की बनाई हुई है। मुझे लग रहा था कि ये काम उनका ही किया हुआ है, इसमें जो खासतौर से कलर है और उनका स्वभाव है वो मैच करता हुआ। तो एक तो ये रहा कि घर के कामों में हाथ बटाया, जो कि पहले लगभग ये था कि इधर उधर भागना है, आना है, जाना है। एक तो दिल्ली शहर में सब दूरियां बहुत है, और कहीं भी गए, अगर एक एक जगह कहीं गए तो आधा दिन तो निकल ही जाता है उसमें। तो ये सब एक बड़ा अच्छा रहा कि घर में रहकर बहुत सारी चीजें हुई। और जो एक बात आपने कहा वो मुझे वास्तव में, ये मैं नाटक के क्षेत्र में सोचता था कलाकारों के लिए, पर ये नृत्य और संगीत के क्षेत्र में भी ये बड़ी बात है कि फिर आपके पास एक अगर एकल कलाकार है तो उसके लिए अनंत सीमा है कि वो कितनी देर तक भी अपना काम कर सकता है। अगर समूह समूह के साथ काम करते हो तो फिर ये है कि भाई इतने लोगों को कैसे जुटाएं या इनके साथ कैसे हम कुछ कर पाए। और जब जो चीज हम अकेले ही कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है नाटक के क्षेत्र में भी एक कलाकार को अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय मिला होगा। बिल्कुल वो कितना कितना मैच्योर हो सकता है जी। और ये तो सिर्फ के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे, हम ये इसलिए नहीं तैयारी कर रहे कि अच्छा अब अगला प्रोग्राम है और उसमें मुझे ये चीजें प्रस्तुत करनी है। मैं अपने एज एन आर्टिस्ट अपनी कला को और तराशने की कोशिश कर रही हूँ। अब इस कोरोना के टाइम में तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि अगला परफॉर्मेंस कब होगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद, हमें नहीं पता। और भगवान करे जल्दी हो, पर जब भी होगा ये उसकी तैयारी नहीं है, ये अपने साधना की तैयारी है। और कुछ समय लगा मुझे अपने आप को उस मनस्थिति में ढालने के लिए, क्योंकि इतने समय से यही तैयारी थी कि अच्छा अगले 2 हफ्ते बाद ये वाला बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस है, इसमें मुझे ये चीजें नाचनी है, तो भाई इसकी ज्यादा तैयारी कर लो, तो घर में रिहर्सल भी हो जाए और संगत कलाकार भी आ जाए और आइटम की तैयारी हो जाए एक तरीके से। पर अभी बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी एम ऑब्जेक्टिव के, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। तो इसमें एक बात तो है कि ये सब करते हुए जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उस पर भी पॉजिटिविटी बनी रहती होगी, क्योंकि एक बार अच्छे से थक गए तो फिर आराम है। ये मैं इसका आपको कहानी बताती हूँ थोड़ा सा। तो ये लॉकडाउन में तो टीवी वगैरह कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि सारा शूटिंग बंद था। तो मम्मा ने हमारी टीवी पे लगा दिया महाभारत की, हम रोज महाभारत देखेंगे, कुछ तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो गीता उपदेश चल रहा था, कृष्ण जी सुना रहे थे अर्जुन को कि क्या जीवन का सार क्या है। तो मैं वैसे तो देखती नहीं हूँ खासकर टीवी, और हमेशा परेशानी होती हूँ कि क्या मम्मी आप क्या लगा के बैठ जाती हैं, कभी रामायण कभी महाभारत। पर उस दिन मैं बैठ गई थी, तो मैं सुन रही थी वो क्या कह रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और ऐसी बात जो हम हमेशा ही सुनते हैं वो कही कि तुम अपना कर्म करो और उस अपने कर्म से कोई अपेक्षा मत रखो, और उसके बाद उसका फल मिले ना मिले वो तुम्हारे हाथ में है भी नहीं, तो तुम उसकी चिंता भी क्यों करते हो। तो सोचा जाए तो ये बात बचपन से ही हमने सुनी है, माँ बाबा ने भी बताई ही है। पर शायद कोरोना के टाइम में जब हम घर में बंद हैं और जो हमारा मेन काम है प्रोग्राम करने का वो भी बंद है, ऐसे में ये बात शायद कहीं घर कर गई। उसके बाद जब अगले दिन से मैंने रियाज करना शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि ये मेरा कर्म है, और ये मैं बेहतर होने के लिए या मैं कुछ अचीव करने के लिए या मैं स्टेज पर आऊं और मैं ऐसा कमाल की डांसर बन जाऊं, ऐसा करने के लिए नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक कथक डांसर हूँ और ये मेरा कर्म है, ये तो मुझे करना ही है, प्रोग्राम मिले चाहे ना मिले। तो ये इस तरह से ये सोच जागृत हुई
और अब बस यही उम्मीद है कि जितने दिन इसी तरह से इसी निष्ठा से मैं काम कर सकूं, उतना मुझे अच्छा लगेगा और दिल को तसल्ली होगी। अच्छा, ये कल्पना होती कि जब भी ये संसार वापस खुलेगा दोबारा जी। और सब कुछ चीजें ठीक होंगी, अनुकूल होगा, तो हमारे सभागारों का, हमारी अपनी अभिव्यक्ति का, प्रस्तुति का और आपसी जो एक आई कांटेक्ट होता है श्रोता दर्शक के साथ, ये सब एक नए स्वरूप में होगा, ऐसा कुछ लगता है? मुझे लगता है कि जब वापस से ऑडिटोरियम खुलेंगे और वापस से हम लोग एक प्रॉपर स्टेज पे परफॉर्म कर पाएंगे, तो घर वापसी जैसा होगा। शायद मैं तो पहली बार स्टेज पे चढ़ूं दोबारा तो रो ही पड़ूं, क्योंकि इतना मिस करती हूँ। और हाँ। लाइव शोज, डिजिटल कॉन्सर्ट्स बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े ऑडियंस से जुड़ पाते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था। आज अगर मैं एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट करती हूँ तो आराम से 4 से 5 हजार लोग शो देख लेते हैं, जो कि सभागार में नहीं हो पाता है। उसमें नहीं हो पाता। लिमिटेशन है कि 200-300 लोग, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है तो 700-800 लोग हो जाएंगे। बट फिर भी जो एक मजा है, यहाँ मैंने सम लगाया और वहां तालियां बजी और मुझे ऑडियंस से एक आहा या वाह क्या बात है सुनाई दे गया, तो वो तुरंत ही एनकरेज करता है आपको और कुछ एक अच्छी चीज सुनाने का। या फिर जब आपके साथ लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, संगत कलाकार साथ बैठे होते हैं, तो वो कुछ एक चीज सुना देते हैं स्टेज पे एकदम से, और उसका जोड़ा आपको सुनाने का मन कर जाता है। तो वो जो एक एनर्जी का आदान प्रदान है, वो डिजिटल में हम मिस करते हैं थोड़ा। तो मुझे लगता है कि एक बार जब वापस सब कुछ खुलेगा तो वापस से ऑडिटोरियम्स में तो प्रोग्राम होगा ही, पर शायद डिजिटल का भी इसी तरह से दौर चालू रहे, ये कम नहीं होगा। अब दोनों पैरेलली चलने लगेंगे शायद। हो सकता है उसका कोई समय शिफ्ट हो जाए, क्योंकि शाम तो फिर वापस वैसी ही हो जाएगी। हाँ। शुरुआत में हो सकता है कि हर 5वीं कुर्सी पर दूसरा आदमी बैठा हो, लेकिन ये चीजें लौटेंगी जरूर, ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कहना नहीं चाहिए, बट क्लासिकल ऑडिटोरियम, क्लासिकल परफॉर्मेंस के ऑडिटोरियम वैसे भी भरने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अगर 5 की जगह 3 भी छोड़ कर हम भर रहे हैं, तो हमें तसल्ली होगी कि कम से कम हम चंद लोगों के लिए सही, हम लाइव परफॉर्मेंस सामने बैठे श्रोतागणों के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात है। अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये तो मैंने इस पूरे समय को किस तरह से व्यतीत किया, उसको लेकर मैंने जाना, हम सब ने जाना। लेकिन ये बताइए कि जैसे खुद मम्मी पापा तो कला से जुड़े हुए थे। एक तो मतलब माँ ने भी बड़ी क्रांति की कि वो नृत्यांगना ना हो के आर्टिस्ट हो गई। उसमें कई बार कहता हूँ कि ये इस तरह से कैसे हुआ, और ये कई बार अच्छा होता है इस तरह से एक अलग एंगल के साथ कोई अपनी अपनी धारा को चुनना। ये स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्रता और परिवार के द्वारा दी गई स्वतंत्रता दोनों को प्रमाणित करता। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे कहीं कोई बंधन नहीं था। लेकिन 2 कलाकार की बेटी फिर डांसर हुई, तो ये कैसे छुटपन से मन में आया होगा कि नृत्य करना है, नृत्य के क्षेत्र में जाना है? क्या इसके लिए नहीं था। मैं तो बहुत उम्र, मतलब मेरा जब तक अंडर ग्रेजुएशन पूरा हुआ, कॉलेज में मैंने अपने बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, तब तक मुझको नहीं लग रहा था कि मैं कथक करूंगी फॉर प्रोफेशन। मतलब बिल्कुल तालीम तो बचपन से ही शुरू हो चुकी थी, वो तो था ही। अच्छा, बचपन में मुझे कुछ खास शौक भी नहीं था सीखने का, माँ जबरदस्ती भेज दिया करती थी, और माँ के डर से और पापा के डर से मैं चली जाती थी क्लास। तो क्योंकि शुरू से थोड़ी ओबीडियंट चाइल्ड थी, तो बात मान लेती थी उनकी और चली जाती थी। तो जाने अनजाने सीख लिया मैंने। और हमेशा मम्मा कहती थी कि ये एक ऐसा चीज है कि तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं सोने देगा। तुम्हारे मुश्किल के समय में तुम्हें हमेशा मौका दे जाएगा कि कोई भी तरह की विद्या हो, अगर तुमने ठीक से ग्रहण की है तो तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं सोने देगी। तो मैंने कथक ऐसे ही करके सीख लिया। और उसके बाद कॉलेज जब खत्म हो गया तो सब मेरे दोस्त लोग थे वो आईएएस की तैयारी करने में जुट गए, तो मुझे लगा मैं भी कर लेती हूँ। पढ़ाई लिखाई में वैसे भी थोड़ी तेज थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी, क्लियर कर लूंगी। पर जब पढ़ाई शुरू हुई
तो पता चला कि नहीं, 14 से 18 घंटे दिन के सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो रियाज का समय तो नहीं मिलने वाला है। और घर में मेरे सारे भाई बहन, मामा, नाना, कजन, नाना, सभी लोग डांस वगैरह करते थे। तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि सिर्फ इस डर के मारे कि फैमिली के अंदर मैं बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करने लगूंगी, कि इन लोगों की बातें मुझे समझ नहीं आएंगी, और ये लोग अपने अपने टुकड़े तिहाइयां पढ़ते रहेंगे बर्थडे पार्टियों में और त्योहारों में, और मैं अकेली बैठी रह जाऊंगी। इसके चलते मैंने कथक शुरू कर दिया और परफॉर्मेंस वगैरह में मैं जुट गई। और फिर पता ही नहीं चला, साल 2 साल 3 साल ऐसे करते बीतते बीतते, और इसकी तैयारी तो एक तरफ हो गई आईएएस की, और मैं सोलोइस्ट के रूप में मुझे लोग मेरा नाम याद करने लगे। तो मैं इतना सरप्राइज हुई, और बड़ा इंकरेजिंग भी था कि लोग जानने पहचानने लगे हैं और आपको एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट गिनने लगे हैं। तो फिर मुझे हाँ। लगा कि नहीं, मुझे इसको और सीरियसली करना चाहिए, और अब अपना जी जान जुटा के इसके अंदर लग जाओ, बस अब कमर कस लो। अच्छा, छोटी उम्र से गुरुजनों में कौन कौन शामिल रहे, और नाना का सानिध्य कब मिला? नाना के पास तो बचपन से ही अच्छा, मम्मा पापा दोनों ही क्योंकि फ्रीलांस आर्टिस्ट थे, तो दोनों साथ में मीटिंग वीटिंग में जाते थे अपने काम के लिए। अब स्कल्पचर लग रहा है साइड पे, तो मम्मा मुझे बचपन से नानी के घर छोड़ देती थी कि घर पे नानी है, मामी है और मौसी है, तो उनके साथ तुम दिन भर रहो, रात में मैं आके ले जाऊंगी। तो मैं नाना के घर बहुत रही हूँ बचपन में, दिन दिन, हम्म। मतलब कई कई दिन रात वहीं रह जाती थी। और छोटे में कहाँ पता होता है कि नाना सेलिब्रिटी हैं, लिविंग लेजेंड हैं, लोग कितना उनको प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। पर जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी, तब मुझे रियलाइज होने लगा कि सबका जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो नाना के सामने आते ही थोड़ा बदल जाता है। मतलब मेरे पापा जो किसी से नहीं डरते, वो भी नाना के सामने आके जरा सा शांत ज्यादा ये, और बाकी जो उनके स्टूडेंट्स भी होते थे वो लोग भी बड़े हाँ। सीरियस हो जाते थे। तो उन लोगों के बदलते बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि नहीं, नाना मतलब कुछ अलग है, ये नॉर्मल बाकी लोगों की तरह नहीं है, कुछ है। फिर स्कूल में जीके बुक्स में उनका नाम आता था, तो टीचर्स लोग मुझे खड़ा करके पूछ लेती थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस भी मिल जाती थी स्कूल में। तो फिर मुझे लगने लगा कि अच्छा नहीं, नाना तो कोई मतलब बिग पर्सन है। और फिर हाँ। मैं भी उनसे डरने लगी। तब तक मैं नहीं डरती थी, तब तक मैं मस्ती करती थी, उनके गोद में बैठी रहती थी, खेलती रहती थी। फिर मुझे उनसे थोड़ा सा ये लगने लगा कि नहीं, नाना के सामने कैसे डांस करूंगी, और उनके सामने गलत हो जाएगा तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट। पर वो इतना प्यार से और इतना, वो खुद दिल से इतने बच्चों के जैसे हैं कि उनके पास कोई डर और कोई हिचक रह नहीं जाती। फिर इट्स जस्ट रिस्पेक्ट, सिर्फ बहुत 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 आदर है उनके उनके लिए मन में। बाकी उनके साथ हम कोई भी तरह की हंसी मजाक कर सकते हैं, और चुटकुले क्रैक कर सकते हैं, और वो खूब मस्ती करते हैं हमारे साथ। एक अच्छी बात है, लेकिन जब वो गुरु के रूप में होते होंगे तब थोड़ा सा एक अनुशासन और वो सब देखने को मिलता होगा, और उसका तब पालन करना पड़ता बिल्कुल होगा। अलग हो जाता है, तब उनका पर्सनालिटी, उनका ऑरा सब अलग हो जाता है। और हम खुद भी बिल्कुल जैसे उस बात का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मजाक नहीं, यहाँ पे वो गुरु हैं। और अगर उन्होंने कोई चीज सिखाई है तो उसका पूरा मनन कर कर उनके सामने आना है। और वैसे भी उनके उनके साथ सीख पाने का मौका बहुत मुश्किल से मिल पाता था, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करते थे। तो हाँ। 1-2 महीने में 2 दिन कभी उन्होंने एकदम से बुला लिया, तो आपको उन 2 दिन में पूरी तरीके से तैयार रहना होना था। ऐसा नहीं कि आपने सबक जो है वो 3 हफ्ते पहले लास्ट प्रैक्टिस किया था, अब आप भूल के बैठे हैं, तो फिर फायदा ही नहीं है। तो हम्म। उस तरह से उनके उनको पकड़ के हमें सीखना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि गुरु जो है वो रियाज करा रहा है, उल्टा होता था कि नाना आप हैं दिल्ली में, मैं आ जाऊं 1 घंटे के लिए, अच्छा आधे घंटे के लिए मैं आ रही हूँ, ऐसे।
और जब फिर मंच पर प्रस्तुति हुई पहली बार, जी। मंच कौन सा था जहाँ पर सबसे पहले परफॉर्म करने का मौका मिला? मैंने पहली प्रस्तुति करी है लखनऊ में। अल्पिका करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उमा त्रिगुनायक जी हैं लखनऊ में, बहुत ही सीनियर आर्ट अप्रिशिएटर है, और हम लोगों को हम्म। बचपन से देखा है उन्होंने। तो उन्होंने मुझको मेरे छोटे मामा और मेरी बहन के साथ बुलाया था पहली बार। अल्पिका में मैंने लखनऊ में परफॉर्म किया था, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात भी थी और बहुत डर की भी बात थी कि लखनऊ घराना मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, और मुझे पहला ही शो जो नाचना था वो लखनऊ में था। जिन्होंने मेरे नाना पर नाना दादा बाबा सबको देखा है, और वो पारखी ऑडियंस हम लोगों को पहले परफॉर्मेंस में जज करेगी, तो बहुत हम्म। डर लग रहा था। और उसपे से मजे की बात है मिश्रा जी कि उन लोगों का थीम था उस साल बेगम अख्तर जी का, कि आपको कुछ खास अख्तरी बाई का प्रेजेंट करना है। तो हम हम्म। लोग सोचे कि अख्तरी बाई का तो जो भी थीम होता है वो बहुत ही मेच्योर अभिनय, भाव अभिनय का होता है, क्योंकि वो जो रस है वो टीनेजर बच्चे कितना पकड़ पाएंगे आप समझ सकते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। हम नाना के पास गए और नाना से हमने बोला कि आप इसका थोड़ा भाव अभिनय हमारा बता दीजिए, हमको क्या करना है। एक दादरा था, तो उन्होंने छूटते ही सबसे पहले बोला कि तुम दिल्ली में बड़े हुए बच्चे, तुम लखनऊ घराना कहाँ नाचोगे, तुम लोग लखनऊ में रहो तब तो तुम लखनऊ घराना नाचोगे। तो उस दिन से मेरे मन में ये बात बैठ गई कि जब मैं लखनऊ नाचती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के चयन करती हूँ कि मुझे क्या अभिनय करना है, क्या वंदना करनी है, क्या टुकड़े तिहाइयां करनी है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो परफॉर्मेंस। उसमें मंच पर आपके साथ दो बहन और मामा जी थे शायद। एक बहन और एक मामा थे, मेरे छोटे मामा पंडित दीपक महाराज जी साथ में थे, और हम्म। उनके गाइडेंस में मैंने परफॉर्मेंस करी थी वो पहली। और बिल्कुल रॉ हम लोग बच्चे, हम दोनों ही, ओह, सोच के भी मुझे लगता है कि कैसे कर लिया था उस समय। लेकिन फिर उसके बाद एक धारा चल पड़ी होगी फिर तो, मंच पर आ जाने के बाद और ऑडियंस फेस करने के बाद फिर तो अकेली, जब अकेली प्रस्तुतियां भी हुई होंगी, वो कहाँ कहाँ हुई? मेरे इसी परफॉर्मेंस को देख करके मुझे पहला प्रोग्राम जो कि ऐसे ऑफर हुआ सामने से कि हमने आपका सिर्फ डांस देखा है, हम आपका नाम नहीं जानते, हम आपका फैमिली नहीं जानते, बस आपको देखा, आपका डांस देखा और हमें आप बहुत अच्छे लगे, तो हम आपको बुलाना चाहते हैं। ये मैंने अगला परफॉर्मेंस भी लखनऊ में ही किया, सनत कला फेस्टिवल के लिए। एंड वो हम्म। मेरे बहुत प्राइड की बात थी उस समय। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे मेरे अपने मेरिट पे परफॉर्मेंस मिला था। तो वहां से फिर मेरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर करते करते छोटा बड़ा कई परफॉर्मेंसेस करते गई, और अब कॉन्फिडेंस हो गया है कि हाँ, अब अगर खुद से भी कुछ कर पाऊँ तो भी कर सकती हूँ। और इसी बीच में मुझे मौका मिला कई बड़े फेस्टिवल्स परफॉर्म करने का, जैसे ताज हाँ महोत्सव, और हाँ। आप तो जानते ही हैं कि खजुराहो फेस्टिवल मुझे करने का मौका मिला। कम उम्र में ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संकट मोचन फेस्टिवल जो कि मैंने 2 बार परफॉर्म किया, ऐसे कई और हाँ। फेस्टिवल्स को मैंने फिर एज अ सोलो आर्टिस्ट प्रेजेंट किया। उससे फिर एक धारा चल पड़ी जो फिर दुनिया, देश के बाहर भी गई, देश के पास। जी जी। देश के बाहर पहला टूर मैंने नाना के साथ ही किया था, यूएस में, हाँ। जहाँ पे हम लोगों ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया था, जो कि मतलब सोच के परे वाला एक स्टेज है, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा पूरा स्टेडियम है। एंड फिर कई ऐसे स्टेजेस हुए जहाँ पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स, सैन फ्रांसिस्को, यूके, कैम्ब्रिज, हम्म। थाईलैंड, ईरान, बहुत से ऐसे कंट्रीज में फिर मुझे मौका मिला। कनाडा, जहाँ एडमिंटन में मैंने परफॉर्म किया। तो अलग अलग देशों में फिर एज अ सोलो आर्टिस्ट मैंने अपनी प्रस्तुतियां करी। इन सब के बीच में घराने, अपने घराने को लेकर जो एक, जैसे आपने बताया कि लखनऊ घराने को लेकर एक कॉन्शियसनेस आई, तो कुछ ऐसे अवसर भी आते होंगे जब प्रैक्टिकल डांस ना सीख करके थ्योरी
बताते होंगे नाना या परिवार के लोग जो बड़े गुरुजन हैं। तो जी घराने की थ्योरी को लेकर भी पढ़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। जी। मेरी और मेरे जनरेशन में हम जितने ही हैं, हम सभी की जो तालीम हुई है वो काफी मौखिक तालीम हुई है। हम लोगों ने ऐसे एग्जाम देना और डिग्री लेना डांस में, वो वाला तालीम कम हुआ। गुरु शिष्य परंपरा तरीके में घर की तालीम ज्यादा प्राप्त की है। हाँ तो हाँ नाना से किस्से कहानियों में हम लोगों ने ज्यादा जाना है। उसके हाँ बाद जब हम लोग प्रोफेशनल हो गए, तब हम लोगों ने किताबें वगैरह पढ़नी शुरू की, अपना ज्ञान और बढ़ाने की कोशिश की, जानना चाहा कि इसको जो लिटरेचर फॉर्म में और एकेडमिक फॉर्म में कथक के बारे में क्या लिखा गया है। तो घराने के बारे में जो तालीम हुई ना, मैं आपको बताऊं, वो कहानियों के जरिए, कि नाना हाँ दादा बाबा की कोई कहानी सुना गए, तो उससे हाँ हमें पता चला अच्छा है वो एक डांसर थे, वो एक डांसर थे, उनके ये स्टूडेंट थे, ये फैमिली ट्री है और ये हमारी खासियत है। अच्छा, शंभू महाराज जी ऐसी गत निकलते थे और लक्ष्मण महाराज जी का गत निकलने का ढंग ऐसा था। तो ये चीजें हमें मुंह जबानी याद हो गई और हमें पता भी नहीं चला कभी, क्योंकि हमें बैठ के सिखाया नहीं गया, कभी नोट्स नहीं बनाए हमने, पर ये हाँ। हमारे परवरिश का एक भाग था। नहीं, जैसे अब मैं उनके प्रति बड़ा मेरे को एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि मेरा सिनेमा से लगाव है लक्ष्मण महाराज जी के प्रति, जी कि उन्होंने कितनी अभिनेत्रियों को सिखाया, कितनी सारी फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में उनका नाम होता था। तो वो उन्होंने अकेला एक सिनेमा का रास्ता चुना कि वो उस माध्यम में चले गए और वहां पर उन्होंने कीर्तिमान बनाया। उनको लेकर कोई आपका अपना एक आकर्षण बना क्या, कि वो किस तरह से कितनी सारी अभिनेत्रियों के लिए संस्कारों में वो उनकी परंपरा आई। मैं तो इस मामले में थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही हूँ कि मैं उन लोगों को अपनी आंखों से नहीं देख पाई, पर नाना से और माँ से बहुत कहानियां सुनी है। माँ ने उनको ऑफ कोर्स बहुत नजदीक से देखा है, बहुत समय छुटपन में उनके साथ बिताया भी है। तो हम्म एक बहुत बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा कि आज जो हम बॉलीवुड डांस का एक बहुत बड़ा आधार कथक को देखते हैं, वो उनकी वजह से है। एक पंडित लक्ष्मण महाराज जी की वजह से और गोपी कृष्णा जी की वजह से, और फिर बाद में सितारा देवी जी की वजह से, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने कथक को बॉलीवुड के अंदर इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें कि जो अभिनेत्रियां थी उनको बकायदा तालीम दी, सिर्फ हाँ कोरियोग्राफी नहीं, तालीम दी और फिर हाँ उनको प्रेजेंट किया, और प्योर कथक फॉर्म में। तो ये काबिले तारीफ है। और मजे की बात ये भी है कि आगे आने वाली कई फिल्मों में जो हम्म, डांस मास्टर का कैरेक्टर होता था, वो बिल्कुल हमारे छोटे दादा पे, बड़े दादा पे एज इट इज आधारित होता था। तो हम्म, उनका कपड़े पहनने का ढंग, उनका छड़ी लेके चलने का ढंग, वो एक चांदी की छड़ी लेके चलते थे, तो वो छड़ी लेके चलने का ढंग और पान लिए हुए थोड़ा सा, तो वो जो उनका एक पर्सनालिटी था, वो आप फिल्मों में अक्सर डांस मास्टर के रोल में देखेंगे कि वही कैरेक्टर स्केच बनता है। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि ऐसे एक परिवार से हम हैं जहाँ पे इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, और अब हमको भी एक छोटा सा मौका मिल रहा है कि हम अपने ढंग से कंट्रीब्यूट कर सकें। छोटे दादा के बारे में नाना अक्सर ये बताते हैं कि उनका भाव अभिनय करने का ढंग शायद पहला था कथक में, जो कि कथा वाचन से उन्होंने बारीकी भाव की तरफ लखनऊ घराने को मोड़ दिया। हम्म, जैसे पहले मोटा मोटा भाव होता था कि ये फूल खिला, ये भवरा हम्म, आया, तो कथा वाचन उस तरह से। पर उन्होंने बोला कि ये फूल खिला और ये भवरा आया, तो उसके अंदर वो जो एक सौम्यता आ गई कि फूल की कली बस इतनी सी खुलेगी और वो पूरा फूल नहीं खिलेगा। ये तरह, इस तरह की बारीकियां वो ले आए कि मेहंदी की अगर मैं एक शाखा में से पत्तियां, मेहंदी की पत्तियां तोड़ूं, तो वो ऐसे एक हल्के से किरकिरी के साथ खुलेगी, ना कि वो क्या एक बात। झटके में टूटेगी। तो ये सब चीजें हमारे दादा की सोच है। अद्भुत है। मुझे जिन्हें दो फिल्म में उनका गाना वहीदा जी का है, नदी नारे ना जाओ जाओ शाम पहिया परू, उसको देख के दंग रह जाता हूँ। और अच्छा, मैंने भी उनको देखा नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ता हूँ, जानता हूँ जहाँ मौका मिलता है।
और अब महाराज जी की तो खैर बात ही क्या है। वो बाद में तो इधर जो नई सदी में जो फिल्में बनी हैं, और खासतौर से संजय लीला भंसाली ने जो काम किया वो तो महाराज जी से मार्गदर्शन लेकर ही, या कमल हसन जी ने जो काम किया वो महाराज जी के मार्गदर्शन में किया। तो इनकी फिल्में, इनके काम में तो उनकी वही झलक है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बहुत मुश्किल से स्वीकारा इन सब कामों को। शायद वो शायद कम पसंद करते हैं फिल्मों के लिए हाँ हाँ। कोरियोग्राफी, नृत्य के बारे में। वो थोड़े से उनका उनको ये ही रहता है कि ऐसी एक्ट्रेस हो, ऐसी अभिनेत्री हो जो खुद कथक अच्छे से समझती हो और उनकी बात को पकड़े। तो वो माधुरी दीक्षित जी के साथ बहुत इंजॉय करते हैं काम करना, क्योंकि उन्होंने अलग से भी नाना से खूब तालीम ली है, तो वो उनके भाव को, उनकी आंखों के चलने के ढंग को बहुत अच्छे से पकड़ती हैं। पर दूसरे एक्ट्रेसेस के साथ थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है, तो वो बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। पर जो फिर फिल्म बन करके सामने आती है और जिसमें उनका नाम जुड़ता है, फिर वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं कि सालों साल रियलिटी शोज में या किसी भी फंक्शन में अगर किसी को कथक करना है तो वो उन्हीं चुनिंदा गानों पे ही प्रेजेंट होता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये सब करते करते फिर कहीं कहीं कुछ ऐसा अवकाश या मन से कोई ऐसी स्पेस निकलती होगी कि फिर माता पिता की कला की तरफ भी देखूं, ध्यान दूं कि लोग क्या नया काम कर रहे हैं, उनका का। ये आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जिक्र आज सुबह ही घर पे हो रहा था, और बल्कि 2-3 दिन से इसके बारे में बात चल रही है कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेरा जो पहला खेलने का आंगन था वो विजुअल आर्ट्स का फील्ड ही है। और माँ पापा जब अपनी एग्जीबिशंस और प्रदर्शनियां लगाते थे तो रात रात भर पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स एग्जीबिशन हॉल में हैंग होती हैं। तो मुझे अपने साथ ही ले जाते थे। मैं छोटे से में यही करती थी कि रात भर हम लोग जगते थे। मेरे लिए मतलब बड़ा मजे का रात होता था कि कल स्कूल नहीं जाना है, रात भर जगने को भी मिल रहा है और मैं घर के बाहर हूँ, तो मेरे लिए कुछ अलग होता था। और वो लोग कैनवसेस टांग रहे होते थे और मैं जिसमें वो रैप करते हैं पेंटिंग्स को, उसकी बबल शीट के साथ उसको फोड़ फोड़ के खेलती रहती थी पूरी रात। तो उसमें जो मेरा दिली लगाव है, जो जुड़ाव है, वो कभी कम नहीं हो सकता। और हेल्प भी आज करती होंगी, जी सहयोग भी करती थी। जी जी। तो जब ममा या एग्जीबिशन की तैयारी होती है स्टूडियो पे, मैं अपना काम वाम रोक के वहां पहुंच जाती हूँ। और जो स्कल्पचर का बेस कोट होता है उसको लगाना, और मिट्टी में थोड़ा मदद कर देना, आर्मेचर ठीक करना। और दोनों की आदत है कि मुझे एक बार पूछ लेते हैं कि इसकी मॉडलिंग तुम्हें अच्छी लग रही है, ये अभी क्ले में है तो क्या इसकी नाक अच्छी लग रही है। और क्योंकि मेरी आंख डांसर की है तो मैं उसमें एस्थेटिक लाइनिंग और पोज और पोस्चर की, गर्दन का गिराव कितना होना चाहिए, नाक की उठाव कितना होना चाहिए, वो सब मैं इस कल्चर में बहुत गहराई से देखना चाहती हूँ हमेशा। तो वो हमेशा पूछ लेते हैं। तो ये जो एक इंटरमिंगलिंग ऑफ डिसिप्लिन है, ये हमारे घर में हमेशा चलता है। और अपने फ्री टाइम में मुझे खुद भी पेंटिंग करने का शौक है। और पापा बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम मेरे रंग बड़े खराब कर देती हो और तुम मेरे कैनवसेस खराब कर देती हो। पर मैं नहीं सुनती उनकी, उठा के चुरा के उनके ब्रशेस ले जाती हूँ। और कभी पेंट कर लिया, कभी क्ले में यूज कर लिया, तो चलता रहता है। और कलाओं पर कई बार संवाद और बहस भी होती है, नृत्य पर या कला पर मिलजुल कर। हाँ, मतलब माँ और मेरा सोच फिर भी एक जैसा है कि हमें हमारा जो पसंद है कि ऑन स्टेज वो। बट पापा हाँ। के साथ अक्सर हमारा थोड़ा सा ये डिबेट होता रहता है कि उन्हें लगता है कि जो भी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो काफी सजी हुई और बंधी हुई होनी चाहिए, कि हम्म। ऑडियंस जो देखे उसको एक कहानी आप प्रस्तुत करें। और हमको पसंद आता है वो स्पॉन्टेनियस, कि ये यहाँ से मैंने एक तिहाई पढ़ी, वहां से तबले वाले ने उसका जोड़ा सुना दिया, तुरंत हम दोनों साथ में सम पे आ गए। तो वो एक जो एनर्जी शेयरिंग की मैं बात शुरू में भी कर रही थी, तो हाँ हाँ। ये मिश्रित रूप से है, दोनों में ही खूबसूरती है। पर दोनों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि दोनों ही मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि मैं स्टेज पे
विजुअल आर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूं कि कथक जब मैं कर रही हूँ, मैं कोई अभी अपनी प्रस्तुति कर रही हूँ, तो उसमें पेंटिंग और स्कल्पचर और उसमें सेट डिजाइनिंग में या कॉस्ट्यूम्स में मैं किस तरह से विजुअल आर्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा सुयोग आया है या आने को है, या इसकी संभावना रखती है जब कभी किसी गैलरी में माता पिता का काम लगा हो और वहां पर एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस हो शिवानी का? अरे भाई, ये अच्छा आइडिया है, मैंने किया नहीं है पर अब आपने कहा है तो मेरे दिमाग में ये जरूर रहेगा। ये करना चाहिए। असल मतलब ये में क्या क्यों? है हाँ। कि अब वो एग्जीबिशन हॉल इतने बड़ी नहीं होती ना कि मतलब मैं स्टेज वेज लगा के नाच लूं उधर, तो थोड़ा छोटे से जगह में कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पर ये एक थॉट हो सकता है कि इनॉग्रेशन हो और फिर 20 मिनट या 15 मिनट की एक प्रस्तुति हाँ एक स्पेस क्रिएट करके, और वो उस वक्त भी हो सकती है जब हॉल बड़ा हो। हाँ बिल्कुल मम्मी, ये अच्छा आइडिया है ना, ये करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं। क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं ना, हम सभी लोग मान के चलते हैं, जिस तरह से हमारी भी रुचि है, हमारा तो एक माध्यम मान लो सिनेमा है, नौकरी से संस्कृति में आ गए, लेकिन आप सबकी खिदमत करते हुए, सेवा करते हुए, नाटक में भी, नृत्य में, संगीत में और कलाओं में, सभी जगह खड़ा होना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो एक अपनी रुचि बन गई और फिर लेखक हुए, तो उस तरह से तो मुझे बहुत निजी रूप से सभी कलाएं बहुत प्रभावित करती हैं। मैं कभी बम्बई भी गया तो मुझे लगेगा कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी जरूर चले जाऊं और किन लोगों के एग्जीबिशन चल रहे हैं उनको देखूं, उनसे मिलता हूं, अपने बारे में बताता हूं, उनके कैटलॉग मांगता हूं उनसे, उनके काम को समझने की कोशिश करता हूँ। जबकि वो उस तरह से उतना माध्यम मेरा नहीं हुआ, या दिल्ली में भी, या नाटक में भी इसी तरह का की रुचि है। तो एक दूसरे से एक पारस्परिकता जो जुड़ी हुई है कलाओं के साथ। बिल्कुल। मैं वैसे अब जैसे एक जिक्र करूंगी कि मेरा एक परफॉर्मेंस है, मैंने कोरियोग्राफी करी है खुद अपनी, जिसको कहते हैं वोयाज विद सेल्फ, जिसमें कि हम्म, मैं स्टेज पे कैनवस के साथ रंग का इस्तेमाल करती हूँ परफॉर्मेंस के बीच। और फिर एक हम्म, ऐसा मौका आता है जहाँ पे मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि एक कलाकार के लिए वो खुद अपना एक कैनवस है, तो मैं उस समय हाँ, रंग लेती हूँ ऑन स्टेज और उसको अपने ऊपर लगा लेती हूँ। और फिर मैं उसके बाद डांस करती हूँ कि ये अब मैं अपने कैनवस को पेंट कर रही हूँ और वो मैं खुद हूँ जब मैं नृत्य करूंगी। तो ये जो जोड़ मेरे दिमाग में आया, ये सोच जो मेरे दिमाग में आई, ये मुझे लगता है कि मम्मी और पापा के बैकग्राउंड की वजह से है। और वो कहीं इतना मेरे दिल में जुड़ा हुआ है कि मैं हर चीज में कहीं पेंटिंग, कहीं स्कल्पचर को सोच लेती हूँ। हर जगह एक फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट तो लागू होता ही है। चाहे आप मंच पर नृत्य कर रहे हैं तो एक फ्रेम है, कैनवास अगर है तो एक फ्रेम है, और सिनेमा, हर जगह एक फ्रेम तो बनता ही है ना। और बिल्कुल। सामने जो भी जिज्ञासु वर्ग है, आस्वाद करने वाला वर्ग है, उसका अपना देखना, तो उसको एक कंप्लीट अगर कोई चीज दिखाई देती है तो उसका एक प्रभाव अलग ही पड़ता है। कई बार ये होता है कि पेंटिंग एग्जीबिशन में किसी का सितार वादन किसी कलाकार का रखते कलाकार, जी तो मुझे लगता है कि फिर नृत्य भी हो सकता बिल्कुल, इसको हम करेंगे। है। और हाँ, थोड़ी सी बात ये रह गई संगत को लेकर। यहाँ जी एक बड़ा मतलब उसके हालांकि बहुत व्यवहारिक रूप से एक कारण कहा जाता है, अक्सर कलाकार कह देते हैं कि वो बजट की वजह से ही करना पड़ता है, पर फिर भी अब संगतकारों का साथ जाना धीरे धीरे कम हो रहा है। और संगतकार का अपना एक, उनका भी अपना एक प्रोफेशनलिज्म है जो पहले से काफी बढ़ा हुआ है। तो उनका एक अपना अपनी ठसक को अपना एक रसूख रहने लगा है कि उस तरह से प्रोफेशनल होकर बात करने लगी। तो अब वो सीडी का एक चलन चल गया है कि अपन हमने कोई भी एक तैयार कर लिया है, फिर ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है सीडी जिंदाबाद। लेकिन कुल मिला के ये है कि अंततः एक सार्थक अभिव्यक्ति को आप संगतकारों के साथ महत्वपूर्ण मानती हैं या सीडी के साथ? नहीं, जो मैंने सीखा है और खास करके एकल प्रस्तुति, वो तो संगत कलाकारों के साथ ही उसका मजा आता है। हाँ, हाँ, क्योंकि जो एकल प्रस्तुति का
प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बना ही इस तरीके से है कि हम 3-4 लोग अपनी अपनी कला को साथ प्रदर्शित करें। और हो सकता है कि जब ग्रुप परफॉर्मेंसेस होते हैं, जब ग्रुप डांस हो रहा होता है, तब आपको एक एकदम बंधा हुआ म्यूजिक चाहिए ताकि सब लोगों के हाथ एक साथ खुलें, सब लोगों की गर्दन एक साथ गिरे, तब शायद आपको सीडी की ज्यादा जरूरत हो सकती है। पर अगर आप एकल प्रस्तुति कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर सीडी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रटा हुआ नाच तो हम कहीं भी कर सकते हैं। वो खुले नाच का जो मिजाज है और इम्प्रोवाइजेशन है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और भले ही ऑडियंस को ना समझ में आए कि मैं ये हाँ तिहाई अभी सम पे बनकर आई हूँ, पर वो उस एनर्जी को फील करते हैं और वो उस एनर्जी के मजे लेने लगते हैं। तो जरूरी हाँ नहीं है कि हर बार ऑडियंस को ये समझ आए कि मैं कितना कठिन नाच कर रही हूँ। उनको मेरी मस्ती में मस्ती आएगी, तो और वो तभी आएगी जब मैं अब 2-3 अपने संगत कलाकारों के साथ कहीं भिड़ंत कर रही हूँ, कहीं जोड़ा सुना रही हूँ, और वो बहुत मायने रखता है। दुखी हूँ मैं ये सोच करके कि हाँ, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स खुद कहते हैं कि नहीं, आप ग्रुप अपना अकम्पनिस्ट मत लेकर आइए, आप रिकॉर्डेड ही करिए। बट उसमें मजा नहीं आता। वो तो फिर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए मेरा, फिर मुझे लाइव बुलाने का क्या फायदा है। हाँ, ये बात तो है। पर बहुत निजी रूप से मैंने महसूस किया है कि संगत में भी साउंड, खासतौर से साउंड चेकिंग जब होता है, सेट होता है, तो फिर उस समय वो एक अजीब सा लालच और एक अजीब सा मोह दिखता है कि वो लगता है कि कलाकार से कलाकार के साथ आए, कलाकार को सहयोग करने आए हैं या अपने लिए आए हैं। ये बड़ा तो, ये तो आपने क्योंकि बहुत ही मतलब अब क्या ही बोलूं मैं इस पे है आपको। ना। और हाँ ये प्रॉब्लम दुगनी बढ़ जाती है अगर आपके साथ गलती से 2 तबला प्लेयर बैठ गए हैं तो डांस में, हाँ हाँ, तब तो वो ये तो मुसीबत। होता है। कलाकार बहुत बहुत स्पष्ट स्पष्ट होकर इस बारे में अपना कोई वक्तव्य नहीं दे पाते, लेकिन कई बार जैसे मैं पूछता हूँ कि किनके साथ बहुत संगत अच्छी बैठती है, तो भी जी, कोई नाम नहीं बताता कि किनके साथ काम करते में मजा आता है। नहीं ऐसा नहीं है, काम करने में तो कई लोगों के साथ बहुत मजा आता है। पर मुझे लगता है जो आप साउंड की बात कर रहे हैं ना, हाँ उसका 2 कारण है हमारे यहाँ पे। विदेशों में क्या होता है कि जब एक इंसान कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनता है तो उसको साथ में ही साउंड की भी उतनी नॉलेज दी जाती है, क्योंकि उनके यहाँ म्यूजिक सीखने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, स्कूल में जाके आपको सीखना पड़ता है। हमारे यहाँ हम्म गुरु के पास सीखा जाता है, गुरु आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देगा शास्त्रीय हम्म संगीत का, पर वो आपको ये टेक्निकलिटीज नहीं बता पाते कि भैया ट्रेबल कितना रखना है और मिड्स कितने रखने हैं और हाईज कब खोलने हैं, वो नहीं बता पाते। तो ये जब तक हर म्यूजिशियन खुद नहीं सीखता और हर सभागार में एक टेक्नीशियन जिसको इनफ नॉलेज है साउंड इक्विपमेंट हैंडल करने की नहीं होता, तब तक ये प्रॉब्लम थोड़ी चलती रहेगी। कितनी जगह है मिश्रा जी जहाँ पे कायदे का माइक भी नहीं मिलता, मतलब फुट माइक तो मिलता ही नहीं है, मैं कारपेट पे बिना माइक के नाच कर आ जाती हूँ। हम्म तो ऐसे में तबला बढ़ा हो या घटा हो उससे कुछ मतलब बेकार का बात है ये। भारत के अंदर ये बहुत मुश्किल है, सिर्फ बड़े शहरों में हमें अच्छा साउंड वगैरह मिल जाता है, और वो भी अगर अच्छा नसीब है तो, हम्म वरना मुश्किल है। और आई थिंक म्यूजिशियंस को भी ये बात समझने की जरूरत है कि अगर आपके कला में वो बात है तो वो 5 सेकंड का जो आलाप भी आप लेंगे ठुमरी शुरू होने से पहले, उसमें ये लोग प्रोग्राम के बाद आके पूछ लेते हैं कि आपके साथ सिंगर कौन थे, वो बहुत ही अच्छे थे। हाँ, ये बात तो है। मुझे याद है शायद साल 1.5 साल हो गया, एक बहुत अच्छी गायिका का भारत भवन में कार्यक्रम अच्छा खासा इसीलिए बिगड़ गया क्योंकि संगतकारों ने तो बहुत अपने मन की फिर बाद में सिंगर ने बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। लेकिन मुझे लगा कि ये एक अराजकता अलग से हम देख रहे हैं हमारे समय में। पर यह है कि कुछ इन सब में संतुलन होना चाहिए। कम से कम हम लोग, जैसे हम लोग घर में भोजन बनाते हैं, मुझे भी कुछ सब्जियां बनाने का बड़ा शौक है जैसे मुझे, तो मैं हमेशा
उनके मसालों में ये तय करता हूँ, तो उनके रंग से मैच करता हूँ। अगर हल्दी का रंग पीला है, मिर्च का लाल है, नमक सफेद है, या पिसी धनिया ग्रीन सी है, 4 कलर। आप चूंकि पेंटर माता पिता की संतान है, तो आप जानती हैं कि इन रंगों का आपका मैच क्या है, जो ग्रेवी कैसी बनेगी। बिल्कुल। अब उसमें से कोई भी चीज अगर आप बढ़ा दोगे या हैवी कर दोगे, तो फिर वो टेस्ट चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में आप ही के एग्जाम्पल पे मैं बोलूं कि तरोई की सब्जी लगनी चाहिए, चिकन की सब्जी नहीं लगने लग जानी चाहिए कि इतना ही मसाला डाल दिया उसके अंदर हाँ कि कान बज रहा है और बुरा हाल है। तो हाँ वही में सादगी है। तो अगर आप कथक नृत्य देखने आए हैं तो वो एनहांस होना जरूरी है, बाकी मसाले उसको सिर्फ थोड़ा खुशबू देने के लिए। खुशबू मुझे देने के लिए। मसाले की सब्जी नहीं खानी है, मुझे तरोई की सब्जी खानी है। हाँ, मतलब तबला वादन के क्षेत्र के लिए अगर कहें तो थपकी की जगह थप्पड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कहें। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बात है। तो ये बहुत सुंदर बातचीत रही है, बहुत यादगार। और अगर मुझसे कुछ छूट गया पूछना तो आप बता दो नहीं, अभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमेशा ही मैं ये सोचती थी कि आपकी माँ से तो बात होती रहती है, पर मेरे से कभी, मुझे ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैंने आपसे इतनी बात की। और मैं हमेशा जरा आपसे संकोच करके ही बात करती थी कि मैं कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ, या आप इतने व्यस्त रहते हैं और उसमें। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, शायद ये एक बड़ा अच्छा तरीका था हम लोगों के लिए भी आइस ब्रेक करने के लिए। तो ये देखो, ये क्या है कि आज का जो 101वां भाग था, हम इस काम को 3 महीने से कर रहे हैं। और हमने भी यही सोच के, जब लॉकडाउन हुआ तो हमें लगा कि अब हम क्या करेंगे, ऑफिस ऑफिस सब बंद थे, अब कितना सोएंगे, कितना जागेंगे, या कितना खाएंगे। तो फिर हमको लगा कि कुछ ना कुछ एक रास्ता निकाला जाए। तो ये बातों बातों में कार्यक्रम हमने सोचा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, नाम भी हमने ऐसे रख लिया बातों बातों में, और शुरू कर दिया कुछ मित्रों के साथ। कवि मित्रों से बात की, कलाकार मित्रों से। तो आप सबकी मतलब इसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि आपने एक एक बूंद पानी से इस घड़े को भर दिया। और 101वां जो है वो शगुन होता है। तो मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि आप तो हमारी बिटिया ही हो, तो 101वां जो है वो आपके नाम था। आपने कितने आसानी से तुरंत स्वीकार किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सीनियर आर्टिस्ट आपके इस सीरीज में आए हैं, और मेरे कई फेवरेट आर्टिस्ट को आपने इस सीरीज में आमंत्रित किया है, और उसी श्रृंखला में मैं भी आपसे बैठ के बात कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चलिए, ये सब बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं मेरी ओर से, स्नेह भी। और आगे हम यही मान के चलते हैं कि अच्छे से फिर दोबारा संसार खुले, और फिर से कलाकार अपनी अपनी जगहों पर हों, एनर्जी के साथ, खुशी के साथ, और हम लोग मिलेंगे। ये बिल्कुल बातचीत हमारी सबकी सब सारी बातचीत हमारी यूट्यूब में, जो हमारा अपना चैनल है, वहां पर एकत्र हो जाती है। और मैं जी। आपको भी पर्सनली 1-2 घंटे के भीतर ही भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्रणाम। सभी सुनने वालों और देखने वालों को भी, आपके मित्र और हमारे मित्र, सभी के लिए हम आभारी हैं, जो अभी हमारे साथ लगातार बने रहे। बहुत धन्यवाद।